हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो यूट्यूब चैनल में। और आप लोग जैसा जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुका है। तो इसी को देखते हुए मैंने ये सोचा कि कुछ एक रिवीजन मोड स्टार्ट किया जाए, जिसमें आप लोग को शॉर्ट एक रिवीजन दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। और हर एक सब्जेक्ट को 2 से 3 डेज़ में हम लोग एज ए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू में माइंड में रखते हुए हम लोग एक रिवीजन करेंगे, जिसमें देखेंगे जो भी टॉपिक होगा हर एक सब्जेक्ट का। इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, अकाउंट हो गया, जो भी जितना भी सब्जेक्ट है उसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे का एक समराइज व्यू देख के हम लोग इस पे काम करेंगे। और आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमिक्स का टारगेट रखे हैं कि 2 से 3 डेज़ में आपको रिवीजन करवाना है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर ये सारा सेशन जो भी अभी चलने वाला है अगर आपको अच्छा लगता है तो एक आप लाइक भी, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर कुछ इसमें चेंजेस करना है तो आप उसमें कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं कि क्या चेंजेस है। अगर कुछ मिस्टेक से कुछ मिस हैपनिंग ऐसा कुछ हो जाए या कुछ गलत लगे तो आप लोग प्लीज़ बता सकते हैं कमेंट में। बाकी पूरी कोशिश की गई है कि कोई भी डाटा कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ना कुछ गलत हो। और ये रिवीजन मोड है और हम लोग इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एक रिवीजन के व्यू से देखा जाएगा। ठीक है। जैसा कि आप लोग के सामने इकोनॉमिक्स का वो सारे टॉपिक नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और सब भी टॉपिक हैं जो मैंने नहीं डाला है, बट इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, वो टॉपिक को मैंने आप लोग के सामने रखा है। और आज जैसे कि टॉप पे देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिश करेंगे कि आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ के कंप्लीट कर लिया जाए। थोड़ा सा लंबा है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 14 to 15 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस 1-2 हैं ही, तय है। ठीक है। तो हम लोग आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। बाकी उसके बाद जो टॉपिक आप लोग को दिख रहा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, बैंकिंग सिस्टम, बजट, इंटरनेशनल इनकम, जो भी टैक्स सिस्टम, जो भी ये सारा टॉपिक हम लोग एक समराइज वे में कोई नोट्स नहीं बनाना है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप लोग सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, बस सुनना है, समझना है और उसके हिसाब से माइंड में सेट करके आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और हम लोग हर एक सब्जेक्ट का 2 से 3 डेज़ का टारगेट रखेंगे और पूरे अप्रैल में एक बार शॉर्ट रिवीजन करेंगे। और हमको इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस सिर्फ आपको सुनना है और हमको कोशिश करना है कि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है। और आज हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे इकोनॉमिक्स का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और हाँ, अभी कोरोना के बारे में भी आप लोग को पता चल रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा वास्ट कंडीशन है। तो इसके वजह से आप लोग को भी सेफ रहना है और अच्छे से तैयारी करना है। और थोड़ा मेरा भी आप लोग को आवाज़ से लग रहा होगा कि कुछ ऑफ चल रहा है, मगर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का सारा प्रिपरेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और सब कुछ अच्छा रहे। ठीक है। तो सारा कुछ ध्यान में रखते हुए ये सब काम करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आएंगे जो हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं देखना। ठीक है। ओके। आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूएनओ। ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ भी साउंड का प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, नेक्स्ट सेशन में हम ज़रूर ओवरकम करेंगे। बस आपको एक कमेंट कर देना है क्या प्रॉब्लम है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ बढ़िया से चले। सबसे पहले हम आपको यूएनओ के बारे में बताते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसके बारे में हमको जानना है तो सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा बैक लेके चलते हैं। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वार का 1914 से 1918। ठीक है। अगर थोड़ा सा भी सेशन लंबा हो, ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज़ स्पीड ऑफ करके देख सकते हैं। यूट्यूब में ऐसा सिस्टम अवेलेबल है, थोड़ा सा फास्ट करके या स्लो करके देख सकते हैं। बट एक्चुअली हम नॉर्मली कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल फ्लो में ही अच्छे से चले। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, बाकी नेक्स्ट और सभी जो सेशन होगा वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा समय दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914, तो 1914 से 1918 हुआ था।
तो उस समय बहुत सारे कंट्री एक दूसरे में लड़ रहे थे। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कंडीशन हुआ, जब और हो भी गया 1939 से 1945, तो इसी सब स्थिति को कंबाइन करके रिजॉल्व करके पीस मेंटेन करने के लिए सारे देशों को लेकर तो एक यूएनओ का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1945 में हुआ था। बट इससे भी पहले सेम इसी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन कुछ अदर नेम से भी इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया। ठीक है, तो जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसके बाद 1945 में जब ख़त्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो उसके बाद इस्टेब्लिश किया गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं जो सेम वर्क यूएनए के तरह ही है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, इस्टेब्लिश इसका हुआ था लीग ऑफ नेशन का 1920 में। ठीक है, और इसका काम क्या था? इसका काम था कि देश के बीच में शांति को बनाए रखना और कोऑपरेट करके सारा कुछ अच्छे से चले। ठीक है, बट ये लीग ऑफ नेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, वो अनसक्सेसफुल हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका रिजल्ट आपके सामने है, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ फिर उसके बाद इस्टेब्लिश हुआ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा लीग ऑफ नेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर ले, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो लीग ऑफ नेशन का जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के थे, जिसका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नाम के एक यूएसए के प्रेसिडेंट थे। और ब्रिटेन के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटेन के, जिसका नाम था चर्चिल। ठीक है, और इसका काम था पीस एंड कॉपरेशन को मेंटेन करना और फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना और फंडामेंटल राइट्स जो भी थे उस समय के अदर कंट्री के बीच में क्या क्या मेंटेनेंस होना चाहिए, किस किस फंडामेंटल राइट को देखना है, वो सबको मेंटेन करने का काम था। ठीक है, तो जब ये सब अनसक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिशमेंट होता है यूएनओ का। और इसका जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इसको नाम चेंज कर देते हैं लीग ऑफ नेशन को यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में आता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ओल्ड नेम क्या था, तो लीग ऑफ नेशन है। और इनके नाम को कौन चेंज किया है? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अगर प्रोनाउंसिएशन का कुछ प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, उस समय दैट टाइम जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जब यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुए थे तो उस समय 21 कंट्री ही मेंबर थे। ठीक है, और उसमें इंडिया इंक्लूडेड था, याद रखिएगा इंडिया इंक्लूडेड था। और 51 कंट्री थे। ठीक है, 51 कंट्री थे, फाउंडिंग मेंबर जिसको कहते हैं हम लोग, और उसमें इंडिया इंक्लूडेड था। ठीक है, और उसमें 51 जो कंट्री थे वो पोलैंड थे। ये सब क्वेश्चन में एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आ जाए तो ठीक है, ऑप्शन मार दीजिएगा। 51 कंट्री था पोलैंड, और इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर था। हाँ, इंडिया फाउंडिंग मेंबर था 51 कंट्री में से। बट अभी टिल नौ, अगर अब प्रेजेंट का बात करें 9 का, तो 193 मेंबर कंट्री है यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, और लास्ट मेंबर जो इसमें इंक्लूड हुआ जिसका नाम था साउथ सुडान। ठीक है, साउथ सुडान था लास्ट मेंबर। और इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएनओ है तो ऑलरेडी यूएनओ पूरे वर्ल्ड को देख रहा है, तो इसमें कुछ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी है। ठीक है, और बाकी इसका हेडक्वार्टर के बारे में हम लोग अभी जस्ट बात करेंगे, जैसा आपको लिखा हुआ है। इसमें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके हैं जैसे FAO है। ठीक है, WTO है, WHO है, IMF है, ADB है। ये सारा ऑर्गेनाइजेशन आपको नेक्स्ट स्लाइड में आगे मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आपके यूएनओ के पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ADB का पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, IMF का, ठीक है, तो ठीक है। और इसमें अगर हम लोग चीफ सेक्रेटरी का बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस है इनके चीफ सेक्रेटरी यूएनओ के। ठीक है, और ये पुर्तगाल के हैं। और इसका टाइम पीरियड जो है 5 ईयर का होता है, और मैक्सिमम 2 बार अपॉइंट हो सकता है। कोई भी अगर सेक्रेटरी जनरल आते हैं यूएनओ में, वो मैक्सिमम 2 टाइम अपॉइंट हो सकते हैं, और इनका टाइम पीरियड 5 साल का होता है। एंटोनियो गुटेरेस ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, ये सब सारा टू द पॉइंट है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, USA। ठीक है, और इसमें इंडियन का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, सैयद अकबरुद्दीन नाम याद रखिएगा, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। और इसमें अगर बजट का कंट्रीब्यूशन का बात करें, इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन ऑफ बजट करता है या और भी कंट्री कितने पे करता है, तो अगर हम लोग इंडिया के
कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो इंडिया का हम लोग बात करेंगे, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ऑफ बजट है 0.737%, ठीक है, जो कि 24th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है यूएनओ में बजट का। बट अगर फर्स्ट का बात करें, फर्स्ट पे कौन है, तो सबसे फर्स्ट पे अमेरिका क्या करता है, बजट का कंट्रीब्यूशन करता है 29%, ठीक है। हेडक्वार्टर आपका हो गया न्यूयॉर्क, और ठीक है न्यूयॉर्क में है, और इसमें बजट का कंट्रीब्यूशन बता दिए। अब थोड़ा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, इसमें ऑफिशियल कुछ लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें आप लोग को अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये टोटल 6 लैंग्वेज यूज़ किया जाता है यूएनओ में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसको कहा जाता है, बट आप स्पीच दे सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, बट यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज का अगर बात किया जाए तो टोटल 6 है, ठीक है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें कि आपका अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश है, ठीक है। बट अगर एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि फर्स्ट टाइम हिंदी में स्पीच किसने दिया था, तो फर्स्ट टाइम हिंदी में स्पीच यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे, इंडिया की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको पार्ट्स ऑफ यूएनओ, तो पार्ट्स ऑफ यूएनओ का बात करें, टोटल पार्ट्स है आपके 6 पार्ट्स है यूएनओ के, जिसमें आप लोग के सामने दिख रहा होगा जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, फिर आपका नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक्स है, फिर उसके बाद सेक्रेटरीट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल असेंबली का। जनरल असेंबली में आ जाता है आपका जनरल असेंबली में आपका आ जाता है, अगर इसका बात करें जनरल असेंबली में काम क्या होता है, तो इसमें बजट पे डिस्कस किया जाता है, और इसमें एनुअली मीटिंग होता है, हर एक एनुअल 1 ईयर, मतलब एनुअल करने का मतलब ईयर में एक बार होता है, और इसमें इसका जो जनरली मीटिंग होता है न्यूयॉर्क में होता है, और वो भी मैक्सिमम टाइम सितंबर मंथ में होता है, ठीक है। और इसमें 193 कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, जिसमें 193 कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हेड ऑफ 8th एनुअल मीटिंग इंडिया होस्ट किया था 1953 में, फर्स्ट इंडियन, और इसमें फर्स्ट जो इंडियन पार्टिसिपेट किए थे उसका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। और ये है विजय लक्ष्मी पंडित कौन है, जवाहरलाल नेहरू की बहन है, ठीक है। और हेड ऑफ 73th एनुअल मीटिंग 2019 में हुआ था, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे तिनजानी मोहम्मद, ठीक है, जो नाइजीरिया के थे। 2019 का हम लोग बात कर रहे हैं कि 75th एनुअल मीटिंग हुआ था किसका, यूएनओ के जनरल असेंबली का, ठीक है, 75th 2019, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सिक्योरिटी काउंसिल के। तो सिक्योरिटी काउंसिल का अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर होता है सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर के होते हैं, और इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 टेम्प्रोरी मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट 10 टेम्प्रोरी। जिसमें 5 परमानेंट है उसको वीटो पावर दिया हुआ रहता है, ठीक है। जिसमें 5 परमानेंट जो मेंबर है उसका लिस्ट आपको बता दे रहे हैं, जो कंट्रीज़ हैं, जैसे 5 हैं तो आपके यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम वीटो पावर का यूज़, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम वीटो पावर का यूज़ किसने किया है, रसिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप लोग रशिया को टिक कर सकते हैं, ठीक है। और वीटो पावर ये 5 कंट्री को दिया रहता है, और उसके अलावा जो 10 टेम्प्रोरी मेंबर हैं, ठीक है, वो हर एक 2 ईयर में 5-5 के हिसाब से अपॉइंट होते हैं, चेंज होते हैं। अगर ये सब भी, अगर यूपीएससी का एग्जाम है तो अगर उसमें कुछ ऑप्शन में ऐसा आ जाता है तो हर एक 2 ईयर में 5 मेंबर रिप्लेस होते हैं अदर कंट्री के, ठीक है, मतलब चेंज होते रहते हैं, अदर कंट्री वही रहता है 10। और अभी प्रेजेंट में सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया भी टेम्प्रोरी मेंबर में आ गया है, अपॉइंट हो गया, ये भी आपका करंट है, लेटेस्ट न्यूज़ है, ठीक है। और इसमें वीटो पावर, और इसमें परमानेंट जो मेंबर है, ठीक है, टोटल तो मेंबर हो गया 15। अब वीटो पावर में अगर मान लीजिए कुछ डिसीजन लेना हो जो कि वीटो पावर का भी यूज़ होगा, तो वीटो पावर का यूज़ कैसे होता है, जैसे अगर टोटल 15 मेंबर है तो 5 मेंबर तो वो निश्चित है कि पास करेगा ही, अगर वो 5 में कोई एक भी नहीं करता है तो वीटो पावर यूज़ नहीं होगा। बट हाँ, वो 5 पास करेगा ही, और उसके अलावा जो उधर 10 जो बच जाता है उसमें से भी 4 को पास करना होगा। इट मीन्स करने का मतलब कि कोरम ऑफ पासिंग वीटो पावर कहा जाए तो 9/15 का होता है, ठीक है। अगर 15 मेंबर है टोटल, उसमें 9 को पास करना जरूरी है, ठीक है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 4 टेम्प्रोरी मेंबर होते हैं, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में
वीटो पावर लेने का कोशिश कौन कौन से कंट्री कर रहे हैं? इंडिया, ब्राज़ील, जापान, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ये सब लिस्टेड कंट्री हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हमको यूएनओ में वीटो पावर मिल जाए। ठीक है, इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, जापान हो गया, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, साउथ अफ्रीका, जर्मनी। ठीक है, और आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूएनओ देख लेते हैं हम लोग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करने का में है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में ही, क्योंकि जब यूएनओ इस्टेब्लिश हुआ था उसी समय ये सब इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो द हेग नीदरलैंड है, वहाँ है। और इसमें 15 जज ऑफ डिफरेंट कंट्री, ठीक है, जिसमें से 14 जज रहते हैं और एक चीफ जज रहते हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड अगर हम लोग बात करें तो 9 साल का, 9 ईयर का रहता है। और इसमें 9 ईयर का तो रहता है, बट एवरी 3 ईयर में क्या होता है, 1/3 रिमूव किया जाता है। जो भी इसमें मेंबर वगैरह होंगे जज के, तो हर एक 3 ईयर में क्या होता है, 1/3 रिमूव किया जाता है। और इंडियन जज अगर हम लोग बात करें, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडियन के बारे में, कि अगर ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडियन जज का अगर हम लोग बात करें तो दलबीर सिंह भंडारी है इंडियन जज। ठीक है, और इंडियन चीफ जज है नागेंद्र सिंह, ये भी देखिए इंडियन है। 1985 से 88 के टाइम पीरियड में ये रहे थे नागेंद्र सिंह। ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अभी जो है चीफ जज रॉनी अब्राहम है, जो फ्रांस के हैं। ठीक है, रॉनी अब्राहम। तो ये सब टू द पॉइंट वाले फैक्ट हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, अगर यूएनओ से आना हो तो इसी सब में से कुछ आ जाएगा। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल का। ट्रस्टीशिप काउंसिल कहने का मतलब है कि ट्रस्ट, जैसे मान लीजिए कोई गरीब देश है तो उसके लिए कुछ पैसा देना या उसके लिए कुछ काम करना, तो इस चीज़ को एक मीटिंग करके ऑर्गेनाइज करके ट्रस्टीशिप काउंसिल बना के ये सब डिस्कस करना कि किस गरीब देश को कैसे ऊपर लाना है, इक्वलिटी मेंटेन करना है, तो वो सब इसमें बात किया जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल में। और जिसमें ट्रस्टी है वो सारे डेवलप्ड कंट्री जो इस पे मतलब जैसे कुछ हम कंट्री का नाम बता रहे हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, बट ये सब ट्रस्टीशिप ऐसा नहीं कि हम पूरा जिम्मेदारी ही ले लिए हैं, बट कुछ समय के लिए ये पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रस्टीशिप बनते हैं, कुछ पॉवर्टी को कम करते हैं अलग अलग कंट्री का। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल में क्या होता है, गरीब देश के लिए काम करना या कुछ पैसा को ट्रस्टीशिप करना। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब फिर उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट दिख रहा होगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। इसमें 24 सीधा एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है। इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 54 मेंबर कंट्री है, जो जिसका हर एक का 3 ईयर का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये 54 मेंबर कंट्री है जिसका 3 ईयर का टाइम पीरियड होता है। और सेक्रेटरीट का बात करें, सेक्रेटरीट जो आपका छठा पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये एंटोनियो गुटेरेस है जनरल सेक्रेटरी, और ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, और इसमें वर्क होता है, और ये ऐसा नहीं कि जब मीटिंग होगा तभी वर्क होगा, इसमें सेक्रेटरीट है तो रोज़ डेली वर्क होगा। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल ये सब सारा यूएनओ का पार्ट है। तो आप लोग को समझ में आ गया यूएनओ के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 6 पार्ट हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव फाउंडिंग मेंबर है, 51 कंट्री स्टार्टिंग में था, और उसके पहले लीग ऑफ नेशन 1920 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये सब टू द पॉइंट फैक्ट है। आप लोग को अगर जो भी कुछ नया लग रहा है तो आप लोग रिटर्न कर सकते हैं। बाकी जो भी मेरे पास था, मतलब जो हम कोशिश किए आपको बताने का, वो यूएनओ के बारे में टू द पॉइंट था। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। अगर कुछ नया लेटेस्ट न्यूज़ आता है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट अब बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के बारे में आप लोग को पता ही होगा, हेरिटेज यूनाइटेड नेशन और एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट का बारे में बात करें तो ये भी आपका 1945 में इस्टेब्लिश हुआ है। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा हो रहा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है या ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप लोग फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट करके देख सकते हैं। और हाँ, ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस पेरिस में है। नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बस वही टिक कर रहे हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मेंबर का अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ मेंबर इसमें क्या है, पहले अगर अभी प्रेजेंट में बात करें तो अभी 193 है। ठीक है,
और इससे पहले अगर बात करें बिफोर 195 थे, जिसमें से 2 कंट्री रिमूव हो गए हैं अभी, ठीक है। 193 अभी प्रेजेंट में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यूएसए जो रिमूव हुई है उसका नाम है यूएसए और इजराइल, ठीक है। और इसमें बात करें ये दोनों कंट्रीज जो रिमूव हुए 1 जनवरी 2019 में ये लीव किए हैं। और ठीक है, और इसका डायरेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें, यूनेस्को के डायरेक्टर के बारे में, तो यूड्रे एजुले, ठीक है। यूड्रे एजुले जो फ्रांस के हैं, ठीक है, फीमेल हैं, वो इनके डायरेक्टर हैं। और इनका स्टार्ट जो हुआ था, ये स्टार्ट कब हुआ था, यूड्रे एजुले स्टार्ट हुआ था ये आपका 18 अप्रैल 1982 को, ठीक है। और ये कल्चरल साइट को देखते हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज जितना है वो कल्चरल साइट वो देखते हैं और उसको वो करते हैं, नॉमिनेट करते हैं कि हाँ ये वर्ल्ड हेरिटेज है, ठीक है। और अपने इंडिया में भी बहुत सारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो आपको बताएंगे अभी आगे, ठीक है। और हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे जो बनाते हैं, जो यहाँ पे 18 अप्रैल है ना, 18 अप्रैल, इसी को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें कल्चरल साइट अगर इंडिया में बात कर लिया जाए तो अभी 38 है, जो कि 38 जो है 38वां अभी एक इंक्लूड हुआ था आई थिंक यूपी में भी, ठीक है। बट 38 जो बता रहे हैं आपको 2019 में ऐड हुआ था, जो उसको हम लोग जयपुर सिटी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी, ठीक है। और इसका जो मीटिंग वगैरह होता है यूनेस्को का, तो मीटिंग आपका होता है बकाऊ अजरबैजान, ठीक है। 2019 में अगर बात करें तो मीटिंग हुआ था बकाऊ अजरबैजान में यूनेस्को का, ठीक है। तो यूनेस्को के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यही है। और इससे टू द पॉइंट बस एज ए क्वेश्चन बस यही बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस्टेब्लिश कब हुआ है, और इसका वर्क क्या है, अभी प्रेजेंट में इसका डायरेक्टर कौन है, और स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के में चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहे हैं यूनिसेफ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यहाँ पे हम लोग लिखे नहीं है बट यहाँ पे फुल फॉर्म आप सुन सकते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। इसमें प्रोटेक्शन का बात किया जाता है, इसका जो फोकस दिया जाता है, फोकस और एम जो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक, एक्चुअली हम यहाँ पे सिर्फ बोल रहे हैं पॉइंट को देख के, पेन वगैरह नहीं चला रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फोकस के बारे में देखा जाए कि फोकस और इसका एम क्या है, तो इसमें चिल्ड्रन और मदर का प्रोटेक्शन के बारे में वर्क किया जाता है, बात किया जाता है, ठीक है। फॉर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग नेशन, मतलब डेवलपिंग जो नेशन है या अंडर डेवलपिंग है उसके उस नेशन के बारे में बात किया जाता है, चिल्ड्रन और मदर के प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में पड़ता है। और इसमें अगर मेंबर ऑफ कंट्री का बात करें तो 191 कंट्री मेंबर है। और इसके डायरेक्टर का अगर बात करें तो हेनरीटा फोरे यूएसए के हैं, ठीक है, हेनरीटा फोरे यूएसओ के हैं। और इसमें आपका ह्यूमैनिटी अवार्ड जैसे यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बार डायरेक्टर का तो बता दी, यूएसए कहाँ के हैं, हेनरीटा फोरे यूएसए के हैं, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का जो आप लोग यहाँ पे ह्यूमैनिटी अवार्ड देख रहे हैं, ठीक है, तो ये मानवता पुरस्कार कहा जाता है। 2019 में प्रियंका चोपड़ा को मिला गया था इंडिया की तरफ से, तो ये भी इंडियन है तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और ये इंडिया अगर फाउंडिंग मेंबर का बात करें तो इंडिया भी क्या था, यूनिसेफ में फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है। और इसमें नोबेल प्राइज़ का बात करें तो नोबेल प्राइज़ 1965 में यूनिसेफ को मिला है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ 1965 एक्चुअली नोबेल प्राइज़ 1965, ठीक है। तो 1965 में नोबेल प्राइज़ को से भी मिला हुआ है यूनिसेफ को। और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ह्यूमैनिटी अवार्ड प्रियंका चोपड़ा को मिला है। डायरेक्टर इसके यूएसए से हेनरीटा फोरे, 191 कंट्री है, इस्टेब्लिश हुआ है 1946 में, ठीक है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। और इसमें एम बता ही दिया, चिल्ड्रन एंड मदर्स प्रोटेक्शन के बारे में बात किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगर इसमें हम लोग बात करें इन्वायरमेंट के बारे में बात किया जाता है। और इस्टेब्लिश इसका अगर बात करें तो 5 जून 1972 में हुआ है, ठीक है। और इसमें 5 जून जो है इसी डे पर हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो नैरोबी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी में, इनका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में जो पड़ता है। और अगर केनिया का करेंसी का बात करें
तो सेलिंग इसके करेंसी का नाम है, ठीक है। अगर डायरेक्टर का बात करें हम लोग, एचिम सेनिटर, ठीक है, एचिम सेनिटर सेंटियर, एचिम सेनिटर सेंटियर, प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गड़बड़ होगा तो देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और जो क्योंकि ये ब्राज़ील के हैं, ठीक है। और अगर हम लोग मेंबर कंट्री के बारे में बात करें, नंबर ऑफ कंट्री कितने मेंबर हैं, तो ये टोटल 100, ठीक है, कंट्री हैं। नंबर ऑफ कंट्री 100 है, ठीक है। तो यूएनईपी में यही इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिश हेडक्वार्टर, डायरेक्टर, नंबर ऑफ मेंबर, और इसका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या है, बट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल है तो इसलिए डिस्कस कर दिए। अगर इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बन सकता है तो चांसेस हैं, बट यहाँ से हाँ देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे बात करते हैं, एडीबी, ठीक है। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको हम लोग वर्ल्ड बैंक ऑफ एशिया भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ऑफ एशिया। तो एडीबी हम लोग बात करते हैं एडीबी के बारे में, तो इसको हम लोग वर्ल्ड बैंक ऑफ एशिया कहते हैं। इसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया है जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, UNECO-SOC। देखिए इसमें UNECO एक है और SOC एक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, यूएनओ के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यूएनओ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और इसका जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये सारा डेवलपमेंट क्या कौन करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कौन डेवलप करता है, एडीबी, बट इस्टेब्लिश पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूएनओ, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बात करें, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो बता ही दिया आपको, यूएनओ है। और पहले भी हम लोग जब यूएनओ पढ़ रहे थे तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें फाउंडिंग मेंबर का अगर हम लोग बात करें तो इंडिया भी इसमें फाउंडिंग मेंबर है। और इसके हेडक्वार्टर का अगर हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। और अगर मनीला का फिलीपींस के करेंसी के बारे में बात करें, करेंसी भी हो सकता है आ जाए, ठीक है, मनीला फिलीपींस, उसकी करेंसी का नाम है पेसो, ठीक है, पेसो, ठीक है। और इसमें टोटल कंट्री का अगर हम लोग बात करें कि कितने कंट्री मतलब मेंबर है इसमें, तो टोटल 67 कंट्री हैं, ठीक है। अब 67 कंट्री, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एडीबी एशिया डेवलपमेंट बैंक है, तो एशिया में तो 67 कंट्री तो है नहीं। तो एक्चुअली है क्या कि 67 में एशिया के तो सारे कंट्री हैं ही, 48 कंट्री लगभग एशिया में है। और इसमें एडिशनल में 19 जो है 19 वो आउटसाइडर ऑफ एशिया है, ठीक है, जिससे टोटल आपका कॉमुलेटिव बन जाता है 67, ठीक है। बट अभी एक लेटेस्ट में 1 ऐड हुए हैं, नैरोबी, ठीक है, जिसको हम लोग ऐड करके हम लोग देखते हैं 68, टोटल 68 मेंबर है आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक सॉरी एशियन डेवलपमेंट बैंक में, ठीक है। तो इंडिया इनमें फाउंडिंग मेंबर है और इसमें इस्टेब्लिश हुआ था इनका 1966 में। इस्टेब्लिशमेंट अगर हम लोग बात करें तो 1966 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और इसमें प्रेसिडेंट अभी बात करें हम लोग, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रेसिडेंट जो इसके होते हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम हमेशा ऑलवेज जो है ना वो जापान से होते हैं। हो सकता है इसमें क्वेश्चन आ जाए कि एडीबी बैंक के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहाँ से हैं। अगर आपसे नहीं भी याद रहे कहाँ से, तो जापान मानना है। तो हर बार जब भी प्रेसिडेंट बनेंगे वो ऑलवेज जापान से ही बनेंगे। तो मैक्सिमम टाइम क्या कहते हैं ये सॉरी जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं एडीबी के वो हमेशा जापान से ही रहते हैं, और इस बार भी अभी भी जापान से ही हैं, जिनका नाम है मासाटुगा असाकावा, ठीक है, मासाटुगा असाकावा, ठीक है। और इसमें ऑलवेज जापान से बनते हैं। और इसमें कंट्रीब्यूशन जो होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक में मैक्सिमम आपका कहाँ से होता है, वो जापान से होता है, ठीक है। और इसमें इसका जो वर्क हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का तो बता ही नहीं, जापान से होता है। अब इसमें थोड़ा सा वर्क के बारे में बात कर ले, तो इसमें जो इसका वर्क होता है ये क्या करता है, एशिया में जितने कंट्री हैं और जो अदर आउटसाइडर 90 बताएं उसके डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूट करता है, कुछ एज ए लोन देता है, एज ए कभी कभी ग्रांट भी देता है। अगर जरूरत लगता है कि नहीं ग्रांट देना चाहिए तो ग्रांट भी देता है, बट मैक्सिमम टाइम लोन देता है, ठीक है। और लोन या ग्रांट देने का इनका काम है, ठीक है। और इसमें आपको बता ही दिया प्रेसिडेंट ओनली फ्रॉम जापान होता है। तो एडीबी का शॉर्ट रिव्यू हम लोग को दिख गया। हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस पेसो। इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1966 में। वर्ल्ड बैंक ऑफ एशिया कहा जाता है
UNCEOSCO इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी इसको कहते हैं, जो कि इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UNO है। और मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट आपके इनके कौन होते हैं, जापान होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ पॉइंट है जो आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सार्क के बारे में। ठीक है, सार्क जिसको हम लोग कहते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रेगुलेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रेगुलेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, साउथ एशिया नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि साउथ एशिया के ही कंट्री होंगे। तो इसमें सबसे पहली बात हम लोग अगर इस्टेब्लिशमेंट देखें तो ये इसका इस्टेब्लिशमेंट दिसंबर 1985 में हुआ है, दिसंबर 1985 में हुआ है। अगर ये साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि इसका कॉन्सेप्ट किस कंट्री ने प्रपोज किया था, तो हम लोग टिक करेंगे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का नाम जिसने ये प्रपोज किया था, तो उनके प्रेसिडेंट, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का नाम है जाहिया उर रहमान। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 कंट्री हैं, जिसमें हम 8 कंट्री का नाम जल्दी से बोल दे रहे हैं आपको। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अगर लास्ट मेंबर का हम लोग बात करें, जो 8th मेंबर है वो है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, तो टोटल सार्क में 8 कंट्री हैं, जिसके फाउंडेशन इसका कब हुआ था, 1985 में। कॉन्सेप्ट बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जाय उर रहमान दिए थे। और इसका फर्स्ट मीटिंग का अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट मीटिंग जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट मीटिंग, तो फर्स्ट मीटिंग का हम लोग बात करें 1985 में ही हुआ था। कहाँ, ढाका और बांग्लादेश में। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो काठमांडू नेपाल है, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल। और इसके सेक्रेटरी के बारे में बात करें तो अमजद हुसैन नाम के जो है वो सेक्रेटरी हैं, जो कि पाकिस्तान के हैं। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, कि मीटिंग एवरी 2 ईयर। ठीक है, हर एक 2 साल में एक बार मीटिंग होता है। कहने का मतलब है कि 1 साल में नहीं, 2 साल में एक बार होता है। और नंबर ऑफ मेंबर बता ही दिया आपको, 8 है। ठीक है, और इसमें ये UNO का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UNO का नहीं है। ठीक है, UNO का पार्ट नहीं है। मीटिंग एवरी बार हर एक 2 साल में एक बार होता है। और हम लोग अगर बात करें टिल नाउ अभी तक इंडिया कितने मीटिंग को होस्ट किया है, तो वो टोटल 3 मीटिंग को होस्ट किया है, 3 टाइम, जिसमें सेकेंड मीटिंग होस्ट किया गया है, 8th मीटिंग होस्ट किया गया है, 14th मीटिंग होस्ट किया गया है। अगर सेकेंड का बात करें, सेकेंड 1986, 8th 1995, 14th 2007। ठीक है, और ये पार्ट ऑफ UNO नहीं है। ठीक है, और इसके 20th मीटिंग का अगर बात करें, वैसे 20th मीटिंग 18 में होने वाला था, नहीं हो पाया, 19 में होने वाला था, नहीं हो पाया, तब 2020 में हुआ कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, और 2016 का जो मीटिंग था, जो 19th मीटिंग कहलाता है, वो पाकिस्तान में होने वाला था, जो क्या हुआ, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पेशेंस थोड़ा सा रखिए, सारा ऑर्गेनाइजेशन हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सार्क हम लोग पढ़ चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ, 1985 दिसंबर में। टोटल 8 मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आसियान। ठीक है, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और उसके पहले हम लोग पढ़े सार्क के बारे में, साउथ एशिया, और यहाँ पे है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जितना भी मेंबर होंगे। इसमें टोटल उसमें 8 थे, सार्क में इसमें 10 है। ठीक है, ये दोनों लगभग, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होता है किसमें 8 है किसमें 10 है। तो आसियान का अगर बात करें तो साउथ ईस्ट जहाँ पे होंगे तो मैक्सिमम कंट्री 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसका वर्क इस्टेब्लिशमेंट अगर हम लोग बात करें तो 1967 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ मेंबर आपको बता ही दिए, 10 है। और यहाँ पे आप लोग को दिख ही रहा होगा, इंडिया नो मेंबर बट ऑब्जर्वर, मेंबर नहीं है। ठीक है, बट ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्व करता है। इसका मतलब क्या है कि मेंबर नहीं है तो इसका मतलब ये वोट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ जब कोई मीटिंग वगैरह होगा तो उसमें बोल सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या क्या हो रहा है, बट इसमें वोट देने का राइट नहीं है। कहने का मतलब यही है, नॉट मेंबर बट ऑब्जर्वर। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर आपका 10 हो गया। ठीक है, और इसका अगर हेडक्वार्टर का हम लोग बात करें तो इसके हेडक्वार्टर है जकार्ता में, इंडोनेशिया में। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। और इसके करेंसी का बात करें तो रुपया है इसकी करेंसी। और इसके सेक्रेटरी का बात करें तो सेक्रेटरी आपके इनके हो जाएंगे लिम जॉक होई, जो बर्नोई के हैं, लिम जॉक होई जो बर्नोई के हैं। और टोटल जो 10 कंट्री हैं उनका हम एक बार नाम आपको बोल देते हैं, ताकि आप लोग को अगर करना हो तो कर सकते हैं नोट, नहीं तो फिर सुन लीजिए। ठीक है, इसमें 10 कंट्री है, म्यांमार, इंडोनेशिया,
थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, लाओस, बर्नोई। नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा कि साउथ ईस्ट कंट्री ही है, ठीक है। इसमें देखिए इंडिया कहीं पर नहीं, इसका मतलब क्या है, इंडिया इसमें मेंबर नहीं है बट ऑब्जर्वर मेंबर है, ठीक है। वोट नहीं कर सकता है इंडिया बट ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। और इसमें सेक्रेटरी बता ही दिया। अगर हम लोग फर्स्ट मीटिंग का बात करें तो फर्स्ट मीटिंग 1976 में हुआ था। कहाँ पे? इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में एक बलई एक जगह है, वहाँ पे फर्स्ट मीटिंग हुआ था। हो सकता है पूछ सकता है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ आसियान कहाँ हुआ? बलई, इंडोनेशिया, ठीक है। और 34th मीटिंग का अगर हम लोग बात करें जो 2019 में हुआ था, वो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। और 35th मीटिंग का भी जो बात करें हम लोग, वो भी 2019 में ही हुआ था। और 36 एंड 37th मीटिंग जो हुआ है 2020 में हुआ है, जो कि स्लाइड में अभी आपको प्रेजेंट नहीं है बट हम बोल रहे हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है। 36 एंड 37th मीटिंग हुआ था 2020 में, ठीक है। वियतनाम लोकेशन में हुआ था, ठीक है। और ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इंडिया वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और इसमें भी वही है, 2 मीटिंग एवरी ईयर नाउ, ठीक है। 2 मीटिंग क्या होता है, हर एक साल में 2 मीटिंग होता है। उससे पहले क्या था, सार्क में क्या था, मैक्सिमम 2 मीटिंग होता था, मीटिंग एवरी 2 ईयर, हर एक 2 साल में एक मीटिंग होता था। बट यहाँ पे 2 मीटिंग एवरी ईयर में होता है, मतलब एक साल में 2 मीटिंग होता है, ठीक है। और इसमें एक मीटिंग कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होता है कि इंडो आसियान एक मीटिंग होता है, ठीक है। एवरी मीटिंग इंडो आसियान के नाम से एक मीटिंग होता है, जो कि यहाँ पे आपको कहा गया, इंडो आसियान नाम से मीटिंग होता है, ठीक है। हर एक एवरी मीटिंग के बारे में उसके बाद, ठीक है। और हर एक के 2 मीटिंग होता है एवरी ईयर में, ठीक है। ये सब सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको आसियान में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, इंडिया क्या है, मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है। इसके मेंबर को राइट वोट होता है, टॉल करने का, बात करने का, वोट करने का नहीं है। 10 मेंबर कंट्री है, हेडक्वार्टर जकार्ता है में, सेक्रेटरी लिम्जोक में है। फर्स्ट मीटिंग 1976 में हुआ है इंडोनेशिया में, ठीक है। और इसमें हर एक साल में 2 बार मीटिंग होता है। और अभी एवरी मीटिंग के बाद इंडो आसियान एक मीटिंग होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है आसियान में। फिर हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है, इंडिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। ये भी एक तरह का बैंक ही है। और इसमें क्या करता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसमें देखिए इसका एस्टेब्लिशमेंट अगर देखा जाए तो इसका एस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ है, 2016 में, ठीक है। 2016 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और ये कैपिटल जो है, जितना कैपिटल लेके एस्टेब्लिश किया है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि कितने कैपिटल के साथ ये एस्टेब्लिश हुआ था, तो टोटल हम लोग 100 बिलियन यूएस डॉलर बोलेंगे कि 100 बिलियन यूएस डॉलर को लेके ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और अभी तक टिल नाउ 74 कंट्रीज के मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। इसमें एशिया के भी हैं और आउटसाइडर एशिया भी हैं। एक्चुअली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एशिया से ही होंगे, बट एशिया के हैं। और एशिया के ही आउटसाइडर भी कुछ कंट्री हैं एशिया से जो बाहर रहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर का बात करें हम लोग तो बीजिंग चाइना में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग चाइना में, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। और इसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करने वाला जो देश है इस बैंक में, वो है आपका चाइना। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आए तो कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कितना, तो लगभग अप्रॉक्स पूरे जितना भी इनकम होता है, मतलब आता है बैंक में, उसमें 30% अप्रॉक्स चाइना ही कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और इसमें सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया। अगर हम लोग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक मतलब एशिया के टर्म में देखें तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया, जो कि 8.5% के साथ, ठीक है। और इसको वोटिंग पावर भी मिला हुआ है, ठीक है। और अभी थोड़ा सा कम हो गया है प्रेजेंट में, इंडिया का 7.5 हो गया है और चाइना का 26% हो गया है, ठीक है। और इसका चेयरमैन, अगर इनके चेयरमैन के बारे में बात करें तो चेयरमैन इनका जिन लिक्विन नाम से चाइना के हैं, ठीक है, जिन लिक्विन। और फाउंडिंग मेंबर इंडिया जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर आपको बता ही दिए, 74 है। और इसमें फाउंडिंग मेंबर क्या है? इंडिया है, फाउंडिंग मेंबर इंडिया है। अगर इसमें फर्स्ट मीटिंग का हम लोग बात करें, अच्छा चेयरमैन के बारे में आप लोग को तो बता ही दिया, जिन लुई, ठीक है, जो कि इंडिया का है। अगर इसमें फाउंडिंग मेंबर के बारे में बात करें तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट मीटिंग जो हेल्ड हुआ था वो 2016 में हुआ था, तो इस्टेब्लिश 16 में हुआ था, मीटिंग में फर्स्ट वही होगा। और इसमें
इसका जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था, लोकेशन कहाँ है, बीजिंग चाइना, बीजिंग में ही हुआ था, चाइना में। और अभी 5th मीटिंग जो हुआ 2020 में, तो ये भी बीजिंग चाइना में ही ऑर्गेनाइज करने हो गया है, ठीक है, मतलब प्रपोज्ड है, हो गया है, ठीक है। उसके बाद टोटल अभी तक टोटल 5 मीटिंग हो चुके हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। 6ठा मीटिंग आपका 2021 में होगा, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में भी इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और जो भी होगा आप लोग बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स का। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्रिक्स का अगर हम लोग बात करें तो ब्रिक्स में BRICS है, BRICS। इसमें इसका मतलब क्या है कि B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका लास्ट इंक्लूडिंग कंट्री है जो 2010 में इंक्लूड हुआ है, ठीक है, ब्रिक्स में। इससे पहले BRIC ही था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट कंट्री साउथ अफ्रीका, लास्ट इंक्लूड 2010, ठीक है। और इसके एस्टेब्लिशमेंट का अगर हम लोग देखें, फर्स्ट में पॉइंट में दिख रहा है एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट में हम लोग देखें तो एस्टेब्लिशमेंट इसका 2009 में हुआ है, ठीक है, 2009। और इसका हेडक्वार्टर का अगर हम लोग बात करें तो संघाई चाइना में है, संघाई चाइना में है हेडक्वार्टर ब्रिक्स का। और ये क्या है, ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशन है। और इसके फर्स्ट मीटिंग का अगर हम लोग बात करें तो 2019 में हुआ है, और ये रसिया में हुआ था। और 11th मीटिंग का अगर हम लोग बात करें 2019 में हुआ है, जो कि क्रुटिविया ब्राज़ील में हुआ है, ठीक है। और 12th मीटिंग का हम लोग बात करें अगर 2020 में हुआ है 12th मीटिंग का, तो और ये जो 12th मीटिंग हुआ है 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में हुआ है, ठीक है। और 4th and 8th मीटिंग जो है इस ब्रिक्स का, अगर हम लोग बात करें कि इंडिया कौन कौन से मीटिंग को हेल्ड किया है, तो 4th and 8th मीटिंग जो है वो 2011 में 4th हुआ है, और 2016 में 8th हुआ है, दोनों इंडिया होस्ट किया, ठीक है। और स्टार्टेड जो बैंक था, स्टार्टिंग बैंक था जो इसका नाम था, ये क्या किया, एक ब्रिक्स क्या किया, बैंक को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रिक्स में टोटल कितना मेंबर है, 5 मेंबर, इंक्लूड हुआ लास्ट में 2010 में साउथ सुडान। ये क्या किया, कुछ एक बैंक इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। वो इस्टेब्लिश कब हुआ, 2015 में, ठीक है, जिसको हम लोग NDB भी कहते हैं। NDB भी आप लोग सुने होंगे, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जो कि ब्रिक्स कंट्री के अंदर आता है, जो स्टार्ट किया गया है। और इसका काम क्या है कि जो कंट्री है इसमें मेंबर, उसमें लोन और ग्रांट इसको प्रोवाइड करना, इसमें काम है। लोन भी देना है कुछ इंटरेस्ट पे, ग्रांट भी दिया जाता है विदाउट इंटरेस्ट पे, ठीक है, क्योंकि वो अपने इकोनॉमिक्स को बैलेंस कर सके जो भी मेंबर कंट्री हैं ब्रिक्स में, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर का अगर हम लोग बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो इसका भी हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो KV कामत, जो इंडिया का ही है, KV कामत फर्स्ट प्रेसिडेंट। और ये कितने कैपिटल को लेके इस्टेब्लिश हुआ था, तो कैपिटल आपका होगा $100 बिलियन, ठीक है, जो कि आपका इक्वल कंट्रीब्यूशन फॉर ऑल। इसमें जो है ना कंट्रीब्यूशन होता है सारे लोग के लिए, इक्वल कंट्रीब्यूशन सारे लोग करते हैं इसमें। और टोटल कैपिटल लेके 5 अगर कंट्री है तो समझ लीजिए इक्वल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, $100 का। और टोटल इसमें जो भी कैपिटल लेके स्टार्ट हुए थे वो $100 बिलियन हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा CRA, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है। तो कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, इसका देखिए क्या काम है, ये भी एक अरेंजमेंट किया गया कंटीजेंसी रिजर्व। मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ फ्यूचर में मान लीजिए किसी को, अगर हम कंट्री को लोन दिए हैं, अगर वो लोन बैक नहीं कर पा रहा है, तो एक तरह से क्या हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए लॉस हो गया। तो उसी से बचने के लिए एक कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट को इस्टेब्लिश किया गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर लॉस होता है तो इसी रिजर्व से हम लोग उस लॉस को ओवरकम करने का कोशिश करेंगे। बट इन जनरली ऐसा होता नहीं है, कंट्री वापस कर ही देती है, मगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सब चीज़ ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना ही पड़ता है, ठीक है। और जो कि ये जो CRA है, ये सारा कंटीजेंसी रिजर्व फंड इसी 5 कंट्री को ने मिल के बनाया गया है, ठीक है। और इसमें कंट्रीब्यूशन का अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है, चाइना 41%, ठीक है, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट में। अगर हम लोग इंडिया का बात करें, इंडिया, ब्राज़ील, रसिया तीनों 18%, ठीक है। अगर हम लोग तीनों का बात करें कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो 18% है इंडिया, ब्राज़ील, रसिया। और अगर साउथ अफ्रीका का बात करें तो ये टोटल 5% है, ठीक है। तो ये सब कंट्रीब्यूट करके एक कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट करते हैं, ताकि बाद के फ्यूचर लॉस से बच के
बच सके, ऐसा ना कि लॉस हो जाए और डब बैंक को लॉस हो जाए, बैंक बंद हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एस्टेब्लिश किया गया ब्रिक्स कंट्री के द्वारा। ठीक है, और हम लोग ब्रिक्स में इतना ही है। अब ब्रिक्स में नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसको हम लोग कहते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट अगर हम लोग देखें तो एस्टेब्लिशमेंट इसका 2001 में हुआ है और इसमें टोटल 8 कंट्री अभी प्रेजेंट में, इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो 6 कंट्री था। ठीक है, मगर अभी प्रेजेंट में 8 कंट्री है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 कंट्री ऐड हुआ होगा। तो 2 कंट्री जो ऐड हुए हैं वो है आपके इंडिया और पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और हाँ, संघाई अगर बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर को अगर हम लोग देखें तो संघाई इसमें भी है, और इसके हेडक्वार्टर में ये कहाँ है, संघाई चाइना में। तो इसका हेडक्वार्टर का हम लोग बात करेंगे तो बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में। ठीक है, और इसमें 6 जो कंट्री थे मेंबर जो पहले था, अभी प्रेजेंट में तो 8 है जो कि इंडिया और पाकिस्तान इंक्लूडेड है, बट इससे पहले जो 6 मेंबर कंट्री थे तो उसमें 6 का नाम है चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, तो आपका 6 कंट्री है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, और 2 और ऐड कर लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, और इंडिया का रिकमेंडेशन कौन दिया था संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन में? रसिया दिया था। ठीक है, तो इसी को देखते हुए क्या किया, चाइना भी रिकमेंडेशन दे दिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान भी इसमें ऐड हो गया। मतलब देख के ये लोग एंट्री किए हैं, ऐसा नहीं कि पहले इंडिया एंट्री किया फिर उसका दिया। और ये जो एंट्री का प्रोसेस ये कब हुआ है, 1 जनवरी 2017 को ये लोग एंट्री किए हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब क्या आएगा पता नहीं। ठीक है, और इसके फर्स्ट मीटिंग का अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट मीटिंग 2001 में हुआ था संघाई चाइना में। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर है मगर सारा इन्फॉर्मेटिव है, एक बार जरूर आप लोग फुल देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो इसका मतलब आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ा सा और कंटिन्यू कीजिए, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल जरूर रहेगा। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स में टॉपिक वाइज बस समरी करेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में ही लंबा है तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए और ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और इसमें फर्स्ट समिट का अगर हम लोग बात करें तो 2001 में हुआ है संघाई चाइना में, और 2020 का अगर हम लोग समिट का बात करें तो ये कौन सा समिट था, 20th समिट था, 20वां मीटिंग था इसका SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। और ये कहाँ हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में। ठीक है, मतलब होना है और मतलब हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि 2020 में ज्वाइंट मीटिंग हुआ। ठीक है, ब्रिक्स का और SCO का। ठीक है, पहली बार। और इसमें बहुत सारा ऐसा भी हुआ है कि सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हुआ है। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना वायरस था, तो इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो ये सब चीज़ें। और इसके सेक्रेटरी का अगर हम लोग बात करें, अच्छा न्यू कंट्री एंट्री तो बता ही दिया आपको, इंडिया और पाकिस्तान है 1 जनवरी 2017, इंडिया रिकमेंडेशन ऑफ रसिया और पाकिस्तान रिकमेंडेशन ऑफ चाइना। ठीक है, और सेक्रेटरी के बारे में हम लोग बात करें संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो व्लादिमीर नोरोव जो उज्बेकिस्तान के हैं सेक्रेटरी। ठीक है, व्लादिमीर नोरोव। ठीक है, तो यहाँ पे संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपको बता दिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट आपको बता ही दिए कि 2001 में हुआ है, और अभी तक हम लोग टोटल 20th मीटिंग हो चुका है, 20 हो चुका है, 21वां होगा जब होना होगा, प्रपोज होगा 2021 में अगर होगा तो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके UPSC EPFO के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आ सकता है हो सकता है क्वेश्चन अगर एक भी यहाँ से आ जाए तो अच्छी बात है। अगर हम लोग इसमें इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो ये 1919 में इस्टेब्लिश हुआ है। इसमें टोटल मेंबर कंट्री 187 मेंबर कंट्री है, और इसमें हेडक्वार्टर का अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में जनेवा में, जनेवा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। और इसके डायरेक्टर का अगर हम लोग बात करें गाय राइडर। ठीक है, गाय राइडर नाम से इनके डायरेक्टर हैं जो कि UK के हैं। ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज़ का अगर हम लोग बात करें 1969 में नोबेल प्राइज़ मिला। अगर इस्टेब्लिश देखिए वो 1919 में हुआ है, इस्टेब्लिश इनका 1919 में हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि नोबेल प्राइज़ देखें कब मिला है, 1969 में। इसका मतलब 50 साल के बाद इसको एक नोबेल प्राइज़ मिला है ILO को। और इसका वर्क अगर हम लोग बात करें कि काम क्या है, तो
जो भी लेबर लॉ आता है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर एक कंट्री के लिए एप्लीकेबल है, तो जो भी इंटरनेशनल लेबर लॉ आता है या लेबर लॉ का कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो वो सारा रूल रेगुलेशन लेबर के लिए यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, इसका वर्क है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड लॉ मेकिंग करना, बनाना। ठीक है, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, 1 मई को इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ था तो इंटरनेशनल लेबर डे हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 1 मई को, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे। तो इस्टेब्लिशमेंट इसका 1919 में हुआ है। मेंबर कंट्री आपको बता ही दिए 187 है। हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड। इंडिया फाउंडिंग मेंबर। डायरेक्टर गाय राइडर यूके। ठीक है, नोबेल प्राइज इसको 50 साल बाद हुआ है 1969 में। वर्क इसका क्या है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड लॉ। ठीक है, और 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट था इसमें, बाकी ईपीएफओ में आप लोग लेबर लॉ वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उसमें और डिटेल में आपको अच्छे से पता होगा। और अगर आप लोग अभी ईपीएफओ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं तो इसका मतलब आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बस एक ये रिवीजन वाला चल रहा है और जस्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इन डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे नाटो। अच्छा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो के बारे में हम लोग देखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें देखिए क्या है, ये क्या है, मिलिट्री ग्रुप है। मिलिट्री ग्रुप कहने का मतलब कि कुछ ऐसा वायलेंस टाइप का कुछ हो गया कंट्री के बीच में, जो नाटो के ग्रुप कंट्री है उसके बीच में, तो सारे कंट्री एक साथ मिलकर आएंगे और इसमें सारा जो भी होगा सपोर्ट करेंगे। और ये मिलिट्री ग्रुप है, कहाँ का है, यूएसए का है। यूएसए का है, तो यूएसए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यूएसए। ठीक है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम लोग बात करें 1949 में एस्टेब्लिश हुआ है, 1949। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर का बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सेक्रेटरी का बात करें तो सेक्रेटरी इनके हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम है तो देख लीजिएगा, जेन स्टोल्टेनबर्ग, नाम थोड़ा अजीब होते हैं। ठीक है, और ये नॉर्वे के हैं, नॉर्वे के हैं। और इसमें टोटल 29 कंट्री मेंबर हैं और इसका इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, इंडिया नॉट मेंबर। ठीक है, जो यहाँ पे आपको एक सेकेंड, इंडिया नॉट मेंबर, मेंबर नहीं है इंडिया। ठीक है, नंबर ऑफ कंट्री इसमें टोटल 29 कंट्री हैं। और इसमें जो 29th कंट्री जो इसमें मर्ज हुए हैं, मॉन्टेग्रो नाम से कंट्री हैं जो इसमें 29th में ऐड हुए हैं। टोटल इसमें 29 है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपको बता ही दिए ब्रुसेल्स में है और ये स्टैब्लिश हुआ है 1949 में। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग चलेंगे। अच्छा, G7 के बारे में हम लोग अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन कहने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी ये डेवलप्ड है, ना अंडर डेवलप्ड है ना डेवलपिंग है। तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है। ठीक है, जिसमें आपका यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा। ठीक है, और इसमें पहले ये G8 था। ठीक है, तो G8 से G7 हो गया। इसका मतलब क्या है कि G8 मतलब 8 कंट्री, तो G7 में अभी प्रेजेंट में G7 में 7 कंट्री हैं, जो कि आपको लिस्ट आपको दिख रहा है ऊपर, यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा। ठीक है, बट अभी प्रेजेंट में क्या हुआ कि G8 से G7 होने का मतलब रसिया इससे क्विट कर चुका है। तो रसिया इससे क्विट कर चुका है, जबकि ये 8th कंट्री था। तो ये कब क्विट किया है, तो 2017 में 2014 में ये रसिया क्विट कर चुका है G7 से। ठीक है, और इसमें रीज़न इसमें बता रहा है कि यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, जिसके वजह से ये नहीं चाहता था कि कुछ इसका कुछ डिसीजन होगा, जिसके वजह से ये क्या किया, क्विट कर दिया। मतलब और सब कंट्री इस कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट नहीं किया, मगर रसिया चाहता था कि सपोर्ट करे। तो यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, जिसके वजह से रशिया क्विट किया। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, रीजन ऑफ रशिया क्विट फ्रॉम G8 कंट्री एंड G7 अभी आ गया। ठीक है, तो ये सब है। और अगर एक्सटर्नल मेंबर का अगर हम लोग बात करें तो इसमें G7 में तो ये 7 कंट्री तो है ही जो आप लोग के सामने है, G7 में 7 कंट्री। बट इसमें एक्सटर्नल मेंबर का अगर हम लोग बात करें तो यूरोपियन यूनियन है, एक यूनियन है जिसमें एक्सटर्नल कंट्री के तौर पे काम करता है। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में भी हम लोग बताएंगे, उसमें भी लगभग 28, 29, 30 के आसपास मेंबर है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, देख लीजिएगा, चेंज होते रहता है। और इसमें अगर हम लोग बात करें G7 के फर्स्ट समिट के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट समिट, तो फर्स्ट समिट में अगर इसका बात करें 1975 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट समिट, और ये पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसका मतलब क्या, G7 कंट्री जो इस्टेब्लिश हुआ था वो भी आपका 1975 में हुआ था। और अभी हम लोग प्रेजेंट में बात करें 2020 में, 2020 में इंडिया में मतलब ये इस ईयर में 46
मीटिंग होगा यूएसए में, ठीक है, होस्टेड किया है, यूएसए होस्टेड किया है 46 में, ठीक है। और इसमें 47th जो कंट्री है, 47th जो मीटिंग होगा वो 2021 में होगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम यूके होस्ट करेगा, ठीक है। तो टोटल G7 के बारे में आप लोग को इतना सा पॉइंट याद रखना है, जो भी आना होगा बस इतना सही आएगा, अगर नहीं आता है तो ठीक है। रशिया क्विट किया था 2017 में, क्यों किया था? यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट था और एक्सटर्नल मेंबर यूरोपियन यूनियन है। फर्स्ट मीटिंग आपका 1975 में हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1975, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। और हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चलते हैं। अच्छा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी EPFO के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका क्या काम है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि जितना भी ट्रेडिंग जो करते हैं, व्यापार जो करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या किसी और में, तो इसमें जितना भी बैरियर आता है उसको कम करना, ठीक है, और जो व्यापार है उसको ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है, जिसके वजह से सारा बैलेंस मेंटेन रहे, हर एक कंट्री के बीच में इकोनॉमिक्स बैलेंस रहे, ठीक है। तो इसका काम है रिमूवल ऑफ बैरियर टू इंक्रीज ट्रेड, जो भी बैरियर आता है ट्रेडिंग करने में तो उसको हटाने का काम है, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट अगर हम लोग देखें तो 1 जनवरी 1995 में हुआ है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट इसका 1 जनवरी 1995 में हुआ है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी आपका ILO के तरह ही, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही जनेवा में है, ठीक है, जनेवा में स्विट्जरलैंड में है। और इसका सबसे पहली बात, हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये आपका क्या है, न्यू नेम है, बट उससे पहले ओल्ड नेम भी हुआ करता था। तो ओल्ड नेम में आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, GATT गैट, ठीक है। गैट इसका ओल्ड नेम हुआ करता है, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गैट इसका ओल्ड नेम हुआ करता था। और इसका एस्टेब्लिशमेंट आपको हम बताएं, गैट का वो 1948 में हुआ, ठीक है। और ये 1948 से 1994 तक चला। और 95 में क्या हो गया, वो आपका WTO में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये जो अभी काम WTO कर रहा है वही 95 से पहले गेट किया करता था और उस समय, ठीक है। और अभी इसमें अगर हम मेंबर ऑफ कंट्री का बारे में बात करें तो 164 है कंट्री, ठीक है। और जिसमें लास्ट कंट्री आपका ऐड हुआ है अफगानिस्तान, ठीक है। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर इंडिया था। और इसमें अगर गेट का बात करें तो आपको बता ही दिया फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और इसमें 8th मीटिंग का अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 1985 से 1994 के बीच में हुआ था, ठीक है। हाँ, 8th मीटिंग जो इसका हुआ था ना, तो उसी में इसमें डिसाइड किया गया था कि गेट को अब बंद करना है और WTO को स्टार्ट करना है, ठीक है। 1994 में हुआ था राउंड मीटिंग, ठीक है। 1994 में राउंड मीटिंग हुआ था, उसमें 94 में डिसाइड किया गया कि गेट को बंद करना है, WTO को स्टार्ट करना है। और इसके डायरेक्टर के बारे में हम लोग अगर बात करें तो रोबर्टो एजेवेडो, ठीक है। डायरेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रोबर्टो एजेवेडो, ठीक है। और इसमें लास्ट कंट्री आपको बता ही दिया अफगानिस्तान है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। डायरेक्टर इनका रोबर्टो एजेवेडो जो ब्राज़ील के हैं, ठीक है, जो कि और अभी तक WTO में अगर हम लोग बात करें 95 में जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके पहले गेट थे 1948 से 1994 तक। और अभी तक हम लोग डायरेक्टर के बारे में बात करें तो इंडिया के अभी तक टिल नाउ कोई डायरेक्टर नहीं हमें बने हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडिया के कोई डायरेक्टर इसमें WTO में नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी 2020 का हम लोग बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ, WHO वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी लगाए थे, ठीक है। और अभी पोलियो फ्री कंट्री भी इसके द्वारा डिसाइड किया गया। इंडिया क्या है, अब पोलियो फ्री कंट्री है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। करंट इशू करंट में आते हैं, ठीक है, अगर करंट में आता है तो आप टिक कर सकते हैं। और इसमें अगर इंडिया का टारगेट देखा जाए टीवी फ्री करने का तो 2025 तक है, 2025 तक है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट अगर हम लोग देखें तो इस्टेब्लिशमेंट इसका जो हुआ है, आप लोग 7 अप्रैल बनाते होंगे वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 19
1948, ठीक है, 1948, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर का बात करें तो इसका भी ILO की तरह, WTO की तरह, WHO का भी हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसमें टोटल मेंबर अगर हम लोग बात करें तो वो 194 है मेंबर। और इंडिया का अगर हम लोग बात करें, फाउंडिंग मेंबर भी है इसमें इंडिया, ठीक है। टोटल मेंबर आपका कितना हो गया 194, ठीक है, 194। और इसमें फाउंडिंग मेंबर आपका इंडिया है। और इसमें भी वही प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये इंफॉर्मेशन है एक, ठीक है। तो WTO में के तरह ही WHO में भी अभी तक इंडिया से कोई डायरेक्टर नहीं बने हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसमें डायरेक्टर का बात करें तो डायरेक्टर का अगर इसमें हम लोग बात करें तो इनका डायरेक्टर इनमें है टेड्रोस एडेनोम, ठीक है, इथोपिया के हैं टेड्रोस एडेनोम। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, माइंड में आ रहा है नेम वगैरह तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। UNO के और कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो UNO के अंडर हैं तो वो सबके सेक्रेटरी और डायरेक्टर का देख लीजिएगा, उसी से सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो WHO के बारे में जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया। एस्टेब्लिश हेडक्वार्टर, मेंबर कितने हैं, फाउंडिंग मेंबर, टिल डायरेक्टर इंडिया के नहीं है, डायरेक्टर हैं टेड्रोस एडेनोम जो इथोपिया के हैं। और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लगाया गया था, पोलियो फ्री कंट्री आपका इंडिया बन चुका है। और इंडिया का टारगेट 2050 में TB फ्री करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, अच्छा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का ये भी कुछ देर पहले हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक देखे थे, ठीक है। तो उसी तरह वर्ल्ड बैंक भी कुछ वर्क करता है एशियन डेवलपमेंट की तरह। और एशियन डेवलपमेंट को हम लोग वर्ल्ड बैंक ऑफ एशिया भी बोले थे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का काम देखिए क्या है, जो भी अपने पुअर कंट्री है या मेंबर कंट्री है, ठीक है, उसको कुछ सॉफ्ट लोन या ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्ट लोन कहने का मतलब एक तो लोन होता है इंटरेस्ट पे देना, तो सॉफ्ट लोन यहाँ पे वर्ड आते हैं आपका कि लो इंटरेस्ट पर लोन देना, ठीक है। सॉफ्ट लोन देना या ग्रांट देना मतलब लोन फ्री देना, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, कम ब्याज पे कम इंटरेस्ट पे कुछ लोन देते हैं, ठीक है, ग्रांट्स देते हैं, ठीक है, ताकि गरीबी या बेरोजगारी को कम किया जा सके या इकोनॉमिक को बैलेंस किया जा सके, ठीक है। और अगर इसमें मेंबर कंट्री का हम लोग बात करें, ठीक है, और इसमें जो पुअर कंट्रीज जो हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा जिसमें जो इसके मेंबर नहीं, जो इसके मेंबर हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसी को ही मतलब ये सब सारा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम लोग इस्टेब्लिशमेंट का बात करें तो ये भी UNO के तरह 1945 में ही इस्टेब्लिश हुआ है। और इसके हेडक्वार्टर का हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है आपका वाशिंगटन DC में, ठीक है, वाशिंगटन DC। और इसमें टोटल मेंबर ऑफ कंट्री है 189, ठीक है। उससे पहले 188 थे, 188 से एक कंट्री ऐड हुए हैं 189 जिसका नाम है नरोई, ठीक है, नरोई 189th कंट्री है नरोई। और इंडिया इसका भी फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिया इसका भी फाउंडिंग मेंबर है। और इसके प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंट इसका इनके डेविड मालपास है, ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डेविड मालपास, ये याद रखिएगा। एंटोनियो गुटेरेस वो वहाँ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ वर्ड है, ठीक है। और सेक्रेटरी और डायरेक्टर वगैरह सबका कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका देख लीजिएगा, शायद आ जाए, ठीक है। तो इन जनरल ये तो पूरा आउट क्वेश्चन है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब तो जानते ही हैं, ठीक है। इंडिया इनका फाउंडिंग मेंबर है, प्रेसिडेंट इसका डेविड मालपास है जो कि USA के हैं, चेयरमैन है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में तो फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके यूजेना मेयर है, यूजेना मेयर जो USA से हैं। और इसमें जैसे वहाँ पे क्या था, एशियन डेवलपमेंट बैंक में सारा डायरेक्टर जापान से हुआ करते थे, उसी तरह यहाँ पे वर्ल्ड बैंक में सारे डायरेक्टर कहाँ से होंगे, USA से, प्रेसिडेंट ओनली फ्रॉम USA, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो टिक मारने में उसमें कन्फ्यूजन हो तो कैसे कहेंगे कि हाँ USA से ही कैसे हो जाएगा, मेंबर कंट्री बहुत सारा है। तो इसमें वर्ल्ड बैंक में प्रेसिडेंट आपका USA से ही होगा। और वर्ल्ड बैंक क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें टोटल 5 ग्रुप आपको जो नीचे दिख रहा होगा, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID, ठीक है। तो इसके बारे में हम सब बताते हैं, उससे पहले हम जो बताए उससे पहले हम बता दे रहे हैं। तो फर्स्ट के जो 4 ग्रुप देख रहे हैं आप, फर्स्ट के 4 IDBA, IDA, IFC, MIGA, इसमें इंडिया मेंबर है, बट ICSID, ठीक है, इसका मेंबर नहीं। हम सारे का फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है।
IDA का अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC का है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। जितना भी ये चारों का नाम बताया इसमें इंडिया मेंबर है, ठीक है, इंडिया मेंबर है। और अगर हम लोग एक और ऑर्गेनाइजेशन है पांचवा जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है, उसका फुल फॉर्म बता दे रहे हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है, मतलब सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होता है ICSID, ठीक है। और इसमें देखिए इसका वर्क क्या क्या है वो भी बता दे रहे हैं। ये सारा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। अब IBRD का काम क्या है, ये काम नहीं मतलब ये भी क्या है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक तरह से इंटरनेशनल बैंक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो एज ए ये वर्ल्ड बैंक की तरह ही काम करता है, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। मतलब कहने का मतलब कि वर्ल्ड बैंक अगर काम करता है तो इसी सारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से काम करता है। तो IBRD क्या करता है, वर्ल्ड बैंक का काम करता है, लोन देना, ग्रांट देना, ठीक है। और IDA का काम क्या है, तो इसमें IDA का काम है सॉफ्ट लोन देना, ठीक है, सॉफ्ट लोन, लो इंटरेस्ट पर लोन देना, ठीक है, IDBA का और IDA का, ठीक है। और IFC का काम क्या है, गिव लोन टू प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर। IFC का क्या काम है कि ये तो लोन देगा बट क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर को लोन देगा। तो ये देखिए कितना डीप है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ जाए IFC किस सेक्टर को लोन देता है, तो प्राइवेट सेक्टर को लोन दिया जाता है IFC के द्वारा, ठीक है। IFC का क्या, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और MIGA गिव इन्वेस्टमेंट गारंटी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं हम लोग बैंक के थ्रू, ठीक है, तो वो गारंटी देता है कौन, MIGA इन्वेस्टमेंट का गारंटी देता है कि वो रिकवर हो जाएगा, वहीं डूबेगा नहीं। तो ये सब चीज़ इसका काम है, ठीक है। और इसमें देखिए और एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जो आप लोग ज़्यादा सुनते होंगे, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो USA के थ्रू हुआ था, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। इसमें देखिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का एक ऑर्गेनाइजेशन IBRD और दूसरा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो इस दोनों को ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो USA में हुआ था, ठीक है, इस दोनों को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कौन सा है, तो IBRD, ठीक है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इस दोनों को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का जो भी डिटेल था अब हम रिपीट नहीं करेंगे, आप लोग बैक करके फिर से आप सुन सकते हैं, ठीक है, या देख सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलेंगे। अच्छा हाँ, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IMF, जो अभी हम लोग IMF के बारे में बात कर रहे थे, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस USA, ठीक है। IBRD और IMF को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। अब इसका देखिए IMF के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बता दें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसमें देखिए क्या काम है, इसका काम है फाइनेंस का रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, फाइनेंस का रिक्वायरमेंट करना है इसका इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये ज़्यादातर करते हैं फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो उसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर ज़रूरत हो तो किसी को ये दे भी सकते हैं। और हाँ, इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कंट्री हैं वो 189 है, 189 आपका वर्ल्ड बैंक में भी है, 189 आपका IMF में भी है। इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड बैंक का भी जो मेंबर कंट्री है वो आपका IMF का भी मेंबर कंट्री होगा। टोटल इसमें मेंबर ऑफ कंट्री है आपका 189, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में भी 189 था। और इसके इस्टेब्लिश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट इसका भी वर्ल्ड बैंक के ही तरह ही 1945 में हुआ है। और इसका भी हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ठीक है, बुल्गारिया की हैं जो वो है, ठीक है। और इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन वगैरह अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट इसमें हेडक्वार्टर बता दिया, वाशिंगटन DC इस्टेब्लिशमेंट हो गया, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हो गया। और इसमें कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग बात करें IMF में तो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका
यूएसए करते हैं, यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज अगर हम लोग देखें तो यूएसए के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो आपका 17.45% है, ठीक है, 17.45% है यूएसए के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है। और इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो इंडिया 8th लार्जेस्ट है, ठीक है, जो कि आपका 2.76% कंट्रीब्यूट करता है आईएमएफ में। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और इसमें जो करेंसी यूज़ होता है हम लोग कहते हैं करेंसी को एसडीआर, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट। अगर आप लोग ये नेक्स्ट हम लोग जब वो पढ़ेंगे करेंसी के बारे में, बैंकिंग के बारे में या मनी चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे तो एसडीआर के बारे में बताएंगे। स्पेशल ड्राइंग राइट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको हम लोग पेपर गोल्ड के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका आईएमएफ के बारे में शॉर्ट रिव्यू है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन आना होगा तो इसी सबसे आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई करंट इशू है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चलते हैं। अच्छा, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो इसका काम है, वर्क, ठीक है, इसका वर्क सबसे पहले हम आपको बता दें। अगर हंगरनेस हो, न्यूट्रिशन का कमी हो या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई मामला हो तो ये सब पे सारा वर्क करता है ये लोग, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम लोग बात करें, वर्क आपको बता ही दिए, हंगर, न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी मामला हो तो इसमें वर्क करते हैं। और इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम लोग बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 16 अक्टूबर आपका 1945। ये भी आपका वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, FAO और वैसे भी FAO ये सब क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए ये सेम ईयर में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ मेंबर, अच्छा हाँ 16 अक्टूबर, एक चीज़ और, 16 अक्टूबर ये क्या है, ये आपका वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है इस डे को, वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। और इसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्री देखें तो 194, ठीक है, मेंबर कंट्री है इसमें, ठीक है। और इसमें इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। और हेडक्वार्टर इसका रोम और इटली में है, हेडक्वार्टर इसका रोम एक जगह है, ठीक है, इटली में, रोम इटली। और इसके डायरेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टर है इनके क्यू डेंग्यू, ठीक है, क्यू डेंग्यू, QU, ठीक है, डोंग्यू, ठीक है, जो कि ये चाइना के हैं, ठीक है, क्यू डोंगी जो कि ये चाइना के हैं, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्क हो गया इसका, हंगर, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करना, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट इनका 16 अक्टूबर 1945 में हुआ है। इसमें टोटल मेंबर 194 हैं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है, डायरेक्टर इनके क्यू डेंग्यू है, चाइना में है, ठीक है। इनका अगर नाम माइंड में प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, मतलब नहीं आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ डायरेक्टर चाइना से है, ठीक है, ये याद हो सकता है, मतलब माइंड में आ सकता है, ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, यूरोपियन यूनियन आ ही गया, तो यूरोपियन यूनियन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट में रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट कहा जाए तो वैसे तो पहले से ग्रुप था ही, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। कब रिकंस्ट्रक्शन किया गया इसका 1993 में रिकंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। और इसमें इसका जो नेम इस्टेब्लिश किया गया, मतलब रिकंस्ट्रक्ट करके, तो इसका यूरोपियन यूनियन रखा गया। और इसमें अभी हम लोग बात करें तो टोटल 27 नेशन मेंबर हैं, ठीक है। ऑल आर्स जितना भी है, जितना भी ये 27 कंट्री हैं, मेंबर कंट्री यूरोपियन यूनियन का, इसमें लॉ वगैरह अगर देखा जाए, ठीक है, तो सबके लिए कॉमन लॉ है, पासपोर्ट, करेंसी वगैरह भी सब कॉमन रखा गया है, ठीक है। और इसमें अभी कुछ दिन पहले का अगर न्यूज़ है तो ब्रिटेन क्या हुआ था, इससे एग्जिट हो गया था, जिससे हम लोग ब्रेग्जिट नाम से जानते हैं, ठीक है, BREXIT, ठीक है। ब्रिटेन इससे एग्जिट हो गया था, जो कि आपको डेट हम मेमोराइज करा दें, 31 जनवरी 2020 में ब्रिटेन इससे यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया था। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है,
ये भी माइंड में रखना है आपको। ऐसा नहीं कि यूरोपियन यूनियन है तो यूरोप में इंडिया, वैसे भी इंडिया एशिया में आता है तो इसमें मेंबर रह के क्या करेगा, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और इसमें प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, उर्सुला वॉन डेर लेयन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन है, और ये जर्मनी के हैं, और ये 19th कंट्री अमॉन्ग 27 यूज़ यूरो करेंसी, ठीक है। इसमें जो 27 जो मेंबर है, इसमें मैक्सिमम 90 कंट्री ऐसे हैं जो कि ये यूरो करेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूरोजोन के नाम से जानते हैं। यूरो करेंसी जिसको हम लोग यूरोजोन के नाम से जानते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ यूरोजोन, यूरोजोन क्या है, ऑप्शन दे दें। तो यूरोजोन क्या है, एक यूरो करेंसी है जो 19th मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो कि 27 में 19 है, ठीक है। 27 में से 19 ऐसे कंट्री है जो यूरोजोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन है और इसका नेशन मेंबर है 27 टोटल, 27, ठीक है। और इसमें ब्रिटेन एग्जिट हुआ था 2020 में 31 जनवरी। इंडियन मेंबर इसका नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया यूरोपियन यूनियन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट था। अगर इम्पोर्टेंट लगे तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चलते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो सारा देखने का, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं देखते हुए, तो आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस करना है वो भी आप बताइए, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग हम चेंज करेंगे और कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स 2 से 3 डेज़ में समराइज़ के साथ कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना है। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस एक मेमोराइजेशन के व्यू से थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया है। नेक्स्ट टाइम से जो भी टॉपिक होगा उसका बस समराइज़ करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन था, थोड़ा डिटेल में बोलना पढ़ना था ही, ठीक है, जानना था। और अगर साउंड का प्रॉब्लम हो तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो में, और बेल आइकन भी इसको प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इकोनॉमिक्स का रिवीजन हम लोग 2 से 3 डेज़ में ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी सब्जेक्ट का 2 डेज़ 3 डेज़ के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ठीक है, थैंक यू, ओके।